हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से हम ये क्लासे करने लग रहे हैं। ठीक है भाई। रीतिकाल के मैंने रीतिबद्ध कवि आपको करवा दिए हैं। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। आज हम जो रीति सिद्ध कवि है ये हम करेंगे। रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। कल जो रीति काल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद जो रीति काल के अन्य कवि बचते हैं, रीति काल की प्रवृत्तियां बचती है, उसको हम करेंगे भाई। तो रीति सिद्ध कवि देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। ठीक है, बिहारी लाल को भाई रसवादी कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ध्वनिवादी कवि किसने माना है बिहारी लाल को? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। आगे देख लेते हैं बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखते हैं। जन्म मृत्यु है, जन्म स्थान है, पिता है, गुरु है, संप्रदाय है और आश्रयदाता है। इसी में दे रखे जन्म मृत्यु 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बिहारी लाल का। ठीक है, 1663 में इनकी मृत्यु। जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता इनके केशवदास थे। ठीक है, नरहरिदास इनके गुरु थे। निम्बार्क संप्रदाय इसमें दीक्षित थे। महाराज जय सिंह के ये आश्रयदाता थे भी। ठीक है, आश्रयदाता कौन थे बिहारी लाल के? तो महाराज जय सिंह थे। अगला को आगे है बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। तो बिहारी सतसई के कौन से छंद में रचित है? दोहा छंद में रचित है और इनकी एकमात्र ही रचना है ये। इसकी भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है। काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई बिहारी सतसई की भाषा। तो क्या है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे बंधे सकल शरीर। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है और ये कथन काफी बार पूछा भी गया है। आगे है बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी हुई। ठीक है, जो बिहारी लाल के पुत्र थे, क्या नाम था इनका? कृष्ण लाल कवि। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी हुई और सर्वप्रथम सवैया छंद में लिखी और ब्रज भाषा में, ये ध्यान रखना है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार देख लेते हैं भाई। टीकाकार, टीका और विशेषता। कृष्ण लाल की टीका लिखी इन्होंने भाई। प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन है। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखी है। टीका का वर्णन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी है। प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में लिखी। ये आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई टीका है भाई। अंबिका दत्त व्यास ने बिहार लिखा है। दोहे के भाव का रोला छंद में पलवन किया है। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है भाई। आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सतसई, काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिरंगे सतसई किसकी रचना है? तो आनंदी लाल की है और ये बिहारी सतसई की क्या है? टीका है भाई। ये फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर, काफी प्रमाणिक टीका है भाई। ये 1921 में लिखी गई है। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और ये सभी टीका बिहारी सतसई पर लिखी गई है और काफी महत्वपूर्ण है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन इनमें से बन जाता है। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद। ठीक है, अनुवाद, अनुदित नाम और भाषा। पंडित परमानंद श्रृंगार सतसती, संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया है पंडित परमानंद दास ने श्रृंगार सतसती के नाम से। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम गुलदस्ते बिहारी, उर्दू भाषा में अनुवाद किया है बिहारी सतसई का भाई।
आगे है बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है भाई। कितना माना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? 713, लेकिन बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों पर पड़ा। बिहारी सतसई रचना और भाषा। अमरुक की रचना है अमरुक शतक, ये संस्कृत भाषा में है रचित। हाल की शालिवाहन भी कहते हैं इनको, गाथा सप्तशती, ये प्राकृत में है। गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती, ये संस्कृत में है। तो इन तीनों रचनाओं का ठीक है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई पर भाई। आगे है संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हाल है ये गाथा के, गोवर्धन आर्य के और बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी है, और जो ये कथन है काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में इनमें से क्वेश्चन बना ही बना है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है बिहारी के संबंध में भी। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी वे। आगे है बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों और विधानों में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते, पर जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की सहज निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन, और सारी की सारी कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी की है भाई बिहारी जी के विषय में। आगे भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदार स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारिक है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। आगे है भाई वृंद। जो वृंद कवि हैं इनका पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राजा राज सिंह थे। या भी किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नांकित है, देख लेते हैं। रचना इनकी वर्ष ईस्वी में है और विषय वस्तु 12 मासा 1668 में प्रकाशित है भाई। 12 महीनों का वर्णन किया है इसमें। भाव पंचासी का 1686 में प्रकाशित श्रृंगार के विभिन्न भाव का वर्णन है। नयन पचीसी 1686 में नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है इसमें। पवन पचीसी 1691 में षड ऋतु का 6वें छंद में वर्णन किया है। श्रृंगार शिक्षा 1691 में आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है। यमक सतसई 1706 में 715 छंद में यमक अलंकार का वर्णन किया है भाई वृंद कवि ने। आगे है हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं हम देख लेते हैं। कवि और रचनाएं। रसनिधि पृथ्वी सिंह भी इनका नाम है। इनकी रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। निरप शंभुनाथ सिंह सोलंकी इनकी है रचना नायिका भेद, नखशिख, 7 शतक। नेवाज इनकी है शकुंतला नाटक। काफी महत्वपूर्ण है भी नेवाज शकुंतला नाटक, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। कीर्तन कवि लाल बिहारी सतसई की टीका, विदुर, प्रजागर, हटजी, श्री राधा सुदास्तक 103 छंद में है। विक्रमादित्य विक्रम सतसई, ब्रजलीला, राम साहेब भगत, राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगनी और कहकहरा। आगे है वेनी परवीन, फुटकर छंद है। पजनेश की पजनेश प्रकाश, नखशिख, मधुर प्रिया। आगे है राम साहेब भगत का ककहरा, जायसी की अखरावट की शैली में
रचित है। जो राम सहाय भगत जी है, इनका जो कहकरा है ये जायची की अखराउट शैली में लिखा गया है। रीति मुक्त कवि देखते, रीति सिद्ध हो गए हैं, अपने रीति मुक्त कवियों को देख लेते हैं। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअल्लम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से 703 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी गई है आलम की। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा, तो क्या लिखा देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। मोनमत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है। किसके? घनानंद जो कवि है इनके विषय में लिखा। ये भी रीति मुक्त कवि थे। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। भी काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देख लेते हैं। इनकी जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, ठीक है, संप्रदाय, प्रेस्टी इनकी और राष्ट्रीयता था। 1689 में इनका जन्म, 1739 में मृत्यु। जन्म स्थान इनका बुंदेल शहर था, मृत्यु स्थान इनका वृंदावन। संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे भी घनानंद। गणिका सुजान इनकी प्रेसी थी। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैये लिखे हैं जो निम्न है। किसने लिखे? ब्रजनाथ ने लिखे हैं घनानंद के विषय में भी। भाषा परवीनो सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। आगे है, चाह के रंग में भीजो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा परवीन सुछंद सदा रहे, सो घंजू के कवित बखानो। काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। और ये किसी कोटेशन है, ये ब्रजनाथ की है घनानंद जी के विषय में। दूसरी देख लेते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सु कहे इति भांति की बात छकी। सुने के सबके मन लालच दौरे पे, बोरे लक सब बुद्धि चके। जग की कविताएं के धोखे रहे, हा पर बिनन की मति जाति चकी। समुझे कविता घनानंद की, ये आखी नह की पीर की। तो घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां और देख लेते हैं। तो घनानंद की देख लेते हैं भाई। सुजान सारिणी की है इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली और यमुना यश। ये 8 की 8 रचनाएं घनानंद की है और पेपर में पूछी जाती हैं। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी के इसमें छंद है। जो घनानंद की विरह लीला रचना है ये ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी के इसमें छंद है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पंक्तियां महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछी जा सकती है। तो इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। तो ये घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन और धीर पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा घनानंद के विषय में। आगे, अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है घनानंद जी के विषय में। आगे, घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आगे देख लेते हैं, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 225 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में
अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग के लिए प्रकट हुई। तो भाई ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है घनानंद जी के विषय में और काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज आप इनको अच्छे प्रकार से याद रख लेना। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टिस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा घनानंद के विषय में, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा घनानंद के विषय में भाई। आगे बोधा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार में सुभान यानी सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं वीरवारिस और इश्कनामा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुरों की चर्चा की, असली वाले, प्राचीन ठाकुर, असनी वाले, दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीति काल की रीति मुक्त धारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। आगे देखते हैं। ठाकुर के आश्रयदाता जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। कैसे थे भी? जो ठाकुर थे बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न तो कहीं शब्दाडंबर है, न तो व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कृष्ट है। तो ये ठाकुर के विषय में कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। आगे है द्विजदेव महाराजा मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे भाई। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं सिंगार लतिका, सिंगार बत्तीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है द्विजदेव के विषय में यानी मान सिंह के विषय में, ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार समूची सिंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर सिंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई थी। आगे है ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है द्विजदेव के विषय में। अब ये पंक्तियां हैं ये हम अगली क्लास में करेंगे। सारी की सारी पंक्तियां एक ही क्लास में कर लेंगे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों की। ठीक है भाई, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो चैनल को भी ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।